बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10.3 के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों आज के इस सेशन में प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1। और इन प्रश्नों को अपन दो सदिशों का अदिश गुणा अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अर्थात डॉट प्रोडक्ट से इनको सोल्व करेंगे। देखिएगा, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण हमें दिए हुए हैं √3 और 2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान √6 दिया है। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हमें निकालना है। तो देखिए हमें दिया है ए वेक्टर का परिमाण, वो दिया है √3। ऐसे ही बी वेक्टर का परिमाण वो हमें दिया है 2 और दूसरी चीज़ हमें दे रखी है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर उसका मान √6 हमें दे रखा है, ये हमें दिया हुआ। और हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो बराबर होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा के बराबर होता है। तो अपन यहाँ से कोस थीटा का मान निकालें तो कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण डॉट बी वेक्टर का परिमाण अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। और बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान √6 है, तो यहाँ पे तो लिख देते हैं √6। और ए वेक्टर का परिमाण √3 है, तो यहाँ लिखते हैं √3। ऐसे ही बी वेक्टर का परिमाण हमें दे रखा है 2, तो यहाँ पे लिखें अपन 2। और इसको अपन सोल्व करते हैं, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं √3 और √2 और यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा अपने पास बच रहा है ऊपर अंश में √2 और हर में 2। और इसको सोल्व करते हैं तो अपन √2 से गुणा और √2 से ही भाग कर लेते हैं। तो देखिएगा अंश में तो √2 ये √2 तो वो हो जाएगा 2 और हर में ये 2 और यहाँ पे ये √2। तो देखो बच्चों ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में फाइनली 1/√2 प्राप्त हो रहा है और वो किसके बराबर है, कोस थीटा। क्वेश्चन में हमें थीटा निकालना है अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का कोण हमें ये थीटा निकालना है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये थीटा निकालना है। तो इसको हमें डॉट प्रोडक्ट से निकाल लिया थीटा। तो इस थीटा निकालने के लिए थीटा कोस को उधर भेज देते हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√2 और ये मान देता है π/4 पे। और यही हमें पूछा है थीटा का मान निकालना है, वो हमने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। तो ऐसे क्वेश्चनों को इंटरेस्ट लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिएगा सदिशों ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, यहाँ पे भी बीच का कोण ही निकालना है, थीटा है। तो हम मान लेते हैं कि ये है ए वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ऐसे ही बी वेक्टर वो हमें दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये हमें दिया हुआ है। और बच्चों हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो बराबर होता है ए वेक्टर का परिमाण ऐसे ही बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा के, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ से हमें कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। और ये मान अपन रख देते हैं यहाँ पे, ए वेक्टर यहाँ से मिलेगा डॉट यहाँ और बी वेक्टर यहाँ से, और परिमाण भी निकाल लेते हैं। इसलिए कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर समीकरण 1 से लिखते हैं i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट बी वेक्टर समीकरण 2 से लिख देते हैं तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन ए वेक्टर का परिमाण अर्थात 1 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर रहेगा तो 1 ही रहेगा, हम अपन सीधा लिख देते हैं 1। ऐसे ही -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो वहाँ पे लिख देते हैं +4। ऐसे ही x² + y² + z², और z है 3, अर्थात 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसका अंडर रूट। ऐसे ही यहाँ पे भी b वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं, और उसके लिए x² + y² + z², x है 3 तो यहाँ हो जाएगा 9। y है -2, उसका स्क्वायर करेंगे तो -2 × -2 तो ये हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पे है 1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। cos थीटा इक्वल टू, अंश में तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है और k डॉट k 1 होता है, बाकी i डॉट k i डॉट j वो 0 के बराबर होता है। तो हम सीधा ही i डॉट i करेंगे, अर्थात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डॉट 3, अर्थात 1 ऐसे लिख लेते हैं 1 × 3, 1 और ये 3। ऐसे ही प्लस -2 और -2 तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -2 और ये भी -2, j डॉट j 1 हो जाएगा। ऐसे ही k डॉट k तो यहाँ पे +3 और 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये 1, k डॉट k 1 के बराबर है, अपॉन यहाँ पे लिखेंगे √14, और यहाँ पे भी देखिएगा बच्चों, यहाँ पे भी अपने पास में √14 ही हो रहा है, √14 ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 14। इसलिए cos थीटा इक्वल टू 3, ये माइनस माइनस प्लस तो 4 + 3 अपॉन 14 हो गया। तो 3 + 3 6 + 4 10, तो यहाँ लिखेंगे 10/14, और यहाँ से 2 को अपन 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे 7। इसलिए cos थीटा इक्वल टू 5/7, थीटा निकालना है इसलिए cos इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स 5/7, और यही हमारा आंसर है। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। सदिश i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेप की अपन बात कर चुके हैं। एक बार फिर देख लो कि मान लेते हैं कि ये वेक्टर है हमारा a वेक्टर, और ये वेक्टर है हमारे पास कोई b वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो मान लेते हैं थीटा है। तो b वेक्टर का a वेक्टर पर प्रक्षेप बोले जाएगा, अर्थात इस वेक्टर a वेक्टर की b वेक्टर के ऊपर कितनी छाया पड़ रही है उसके लिए इस यहाँ से इसके ऊपर लंब डालते हैं, मान लेते हैं वो m है, अर्थात यहाँ से ये o है, ये से ये दूरी क्या कहलाएगी, b वेक्टर का a वेक्टर पर प्रक्षेप। तो यहाँ पर बोलेंगे b वेक्टर का a वेक्टर पर प्रक्षेप, और वो हम निकाला था a वेक्टर डॉट b वेक्टर किस पर प्रक्षेप है, b वेक्टर पर, a वेक्टर पर है, तो यहाँ लिखेंगे a वेक्टर का परिमाण। जस्ट अगर उल्टा होता ये कि a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप, अर्थात ये है हमारे पास, मान लेते हैं b वेक्टर, और ये हमारा a वेक्टर, ये कोण थीटा है, तो अब यहाँ इसके ऊपर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, तो ये इसकी छाया a वेक्टर की छाया कहाँ तक जाएगी, यहीं तक जाएगी। तो अब इसको बोलेंगे कि a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर पर प्रक्षेप है तो b वेक्टर का परिमाण, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दोबारा हमने रिवीजन कर लिया। तो इसकी सहायता से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, इसलिए यहाँ पे a वेक्टर मान लेते हैं, a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप। ऐसे ही b वेक्टर इसको ले लेते हैं, वो है i कैप माइनस j कैप। अब देखो यहाँ पे है इस पर, अर्थात b वेक्टर का a वेक्टर पर प्रक्षेप है, b वेक्टर का a वेक्टर पर प्रक्षेप है, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इसलिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का प्रक्षेप, a वेक्टर का परिमाण, क्योंकि a वेक्टर पर है इसलिए ये इसके बराबर होगा, तो इसका प्रक्षेप किसके बराबर आएगा, इसके बराबर है।
प्रक्षेप। ठीक है बच्चों, अब ए वेक्टर यहां से है, समीकरण इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं। इसलिए यहां पे देखो बच्चों, आई कैप प्लस जे कैप डॉट बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप अपॉन ए वेक्टर का परिमाण। ए वेक्टर का परिमाण कौन सा है? आई प्लस जे, और उसका परिमाण लगाना है तो यहाँ पे इसका घटक क्या है? x1 y1, अर्थात 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1। अब देखिएगा इज इक्वल टू, यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो i डॉट i1, तो यहाँ तो 1। ऐसे ही j डॉट j यहाँ पे लिखना है -1 अपॉन √2। i डॉट i1 लिखा, j डॉट j को हमने क्या लिखा? 1 लिखा, और कुछ है नहीं, अर्थात 0/√2, अर्थात वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ऐसे हमने इसका प्रक्षेप निकाल दिया। क्या प्रक्षेप होगा इसका? 0 प्रक्षेप होगा। और यही हमें पूछा है कि प्रक्षेप कितना होगा, वो हमने इसको निकाल लिया। इसका 0 प्रक्षेप होगा, अर्थात इसके ऊपर कोई प्रक्षेप छाया नहीं गिरेगी। अर्थात अपन बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। छाया कब नहीं गिरती है? जब कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु है या कोई रेखा है, उसकी छाया कब होगी? थीटा के ऊपर निर्भर ही करता है, तभी उसकी छाया गिरती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4। सदिश ए, ये एक सदिश दिया है, का सदिश ये पर प्रक्षेप। तो बच्चों सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको अपन मान लेते हैं ए वेक्टर। तो दिया है ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, समीकरण 1 दिया इसको। ऐसे ही ये बी वेक्टर है, 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। अब बोल रहा है ये वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप, अर्थात ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो यहां लिखते हैं ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, और वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहां से निकाल लेते हैं, अर्थात ए वेक्टर की जगह तो अपन लिख देते हैं आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट बी वेक्टर यहां से लिख देते हैं 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप अपॉन बी वेक्टर का परिमाण, अर्थात 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। सोल्व करते हैं इसको अपन। इसलिए आई डॉट आई 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो 1 7 प्लस जे डॉट जे 1 होता है, पर यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे -1 है। ऐसे ही प्लस के डॉट के 1, इसलिए 7 और ये 8 अपॉन यहाँ पे 49 प्लस 1 प्लस 64 का अंडर रूट। देखिएगा, इसलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो प्लस ये तो माइनस हो जाएगा, तो अपन -3 और यहाँ पे प्लस 56 अपॉन ये 50 हो गया, और ये 50 प्लस ये 50 हो जाएगा, और ये 64। तो यहाँ से हमारे 50 प्लस 64, यहाँ पे अपने पास होगा 114 का अंडर रूट। देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं तो 4 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 60 अपॉन √114, और यही हमारा आंसर है। हमें यही पूछा है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या होगा, तो ये उसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित, हमें 3 सदिश दे रखे हैं, प्रत्येक मात्रक सदिश है, अर्थात इस वेक्टर का परिमाण निकालेंगे, अगर 1 के बराबर आता है तो बोल देंगे मात्रक सदिश है। इसका भी निकालेंगे, 1 के बराबर आ गया तो बोलेंगे मात्रक सदिश। इसका परिमाण निकालेंगे, 1 के बराबर आ गया, अपन बोल देंगे मात्रक सदिश है। और ये भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात
इसको ए वेक्टर मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ए डॉट बी निकालेंगे 0 के बराबर आना चाहिए, ऐसे बी डॉट सी निकालेंगे 0 के बराबर आना चाहिए, ऐसे ही सी डॉट ए निकालेंगे वो भी 0 के बराबर आना चाहिए। तो अपन बोल देंगे कि वो दूसरा चीज़ ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। ये चीज़ हमें निकालनी है। तो देखिएगा, तो ए वेक्टर हमें दिया है, ए वेक्टर अपन इसको मान लेते हैं वेक्टर ए 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ऐसे ही बी वेक्टर भी मान लेते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे ही सी वेक्टर, इसको सी वेक्टर के बराबर मान लेते हैं, इज इक्वल टू 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये अपन इसको ए बी सी के बराबर वेक्टर के बराबर मान लेते हैं। अब तो सबसे पहले मात्रक सदिश के लिए हमें सिद्ध करना है कि ए वेक्टर का परिमाण 1 के बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे कि पहले वाला वेक्टर है वो मात्रक सदिश है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं, इसका परिमाण निकालते हैं। इसलिए ए वेक्टर का परिमाण निकालते हैं, ए वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू, ये 1/7 तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे इसका अंडर रूट ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का करेंगे प्लस 9 और बच्चों 6 का करेंगे तो 36। तो देखिएगा यहाँ से अपन जोड़ते हैं तो 40 और 9 जोड़ते 49, और 49 का अपन क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं तो वो 7 आता है। अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं 7/7 और ये मान 1 के बराबर है। तो ये हो गया मात्रक सदिश है, सिद्ध हुआ। ऐसे ही बी वेक्टर का परिमाण निकालते हैं, ऐसे ही इसी प्रकार बी वेक्टर का परिमाण अगर वो भी 1 के बराबर आ जाता है तो अपन कह देंगे ये भी क्या है, मात्रक सदिश है। अर्थात अब निकालते हैं, इसलिए बी वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू, ये 1/7 तो बाहर रहेगा, ऐसे कैसे, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर लिखेंगे अंडर रूट तो 9 प्लस -6 का करेंगे तो -6 इंटू -6 तो ये भी 36, तो यहाँ लिखा 36 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का अंडर रूट लेना है। तो बच्चों देखो 40 और 9 49 का हमने वर्गमूल किया तो 7 और 7/7, तो यहाँ पे भी 7/7 प्राप्त हो रहा है और इसका मान भी 1 होगा। इसलिए ये भी कह देंगे ये भी क्या है, मात्रक सदिश है। ऐसे ही सी देखते हैं, इसी प्रकार कि सी वेक्टर का परिमाण 1 के बराबर आ जाए तो भी अपन बोल देंगे कि सी वेक्टर भी क्या है, मात्रक सदिश है। अब इसका परिमाण निकालते हैं तो सी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू, यहाँ पे वही 1/7 है तो इसको रख लेते हैं ऐसे कैसे, 6 का स्क्वायर किया 36 प्लस 2 का किया तो 4 और -3 का स्क्वायर किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 का किया तो 9, तो 9 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 का हमने वर्गमूल लिया किया तो 7, तो यहाँ पे भी 7/7 प्राप्त हो गया और ये भी 1 के बराबर आ गया। तो अपने कह दिया कि ये मात्रक सदिश है। इसलिए ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और सी वेक्टर का परिमाण 1 है, इसलिए ये क्या है, मात्रक सदिश है। एक चीज तो ये सिद्ध हो गई, मात्रक सदिश सिद्ध हुआ। एक बात, अब बच्चों दूसरी बात भी सिद्ध कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है, देखिएगा दूसरी बात हमें दे रखी है, देखिए यहाँ पे, साथ ही ये भी दर्शाइए कि एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो परस्पर लंबवत के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है, तो अपन कह देंगे कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए हम सिद्ध करते हैं। इसलिए ए वेक्टर का मान यहाँ से लगा देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ए वेक्टर का मान, देखिएगा तो यहाँ से ए वेक्टर का मान लेते हैं तो 1/7 ऐसे कैसे, तो यहाँ से लिख देते हैं 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट बी वेक्टर का मान तो 1/7 ऐसे कैसे, और बी वेक्टर का मान यहाँ से ले लेते हैं, ये रहा 3i
माइनस 6j प्लस 2k, तो यहाँ लिख देते हैं 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, 3i माइनस 2j प्लस 2k कैप, तो वही हमने लिख दिया। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, इसलिए 1/7 1/7 यहाँ तो लिख देते हैं 1/49। i डॉट i 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 इंटू 3 6, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों प्लस का 3 है और माइनस का 6 है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 18। ऐसे ही 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12, और इसको सोल्व करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 1/49, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये तो सिद्ध हो गया क्या है, डॉट प्रोडक्ट ए बी एक दूसरे के लंब होते हैं। ऐसे ही हमें बी और सी का करना पड़ेगा इसी प्रकार। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो अपन कहेंगे कि ये दोनों भी एक दूसरे के लंबवत हैं। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालते हैं अपन, तो यहाँ से देखिए बच्चों बी वेक्टर का मान लिखते हैं, इसलिए बी वेक्टर का मान 1/7, यहाँ से बी वेक्टर का मान लिखते 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, डॉट सी वेक्टर का 1/7 तो है ही है, और सी वेक्टर का मान भी रख देते हैं यहाँ से 6i प्लस 2j माइनस 3k, तो 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं अपन, तो देखिएगा 1/7 इंटू 1/7 ये तो 1/49 हो गया। i डॉट i 1 होता है, इसे 3 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 18, माइनस 6 और प्लस 2 तो माइनस 12, प्लस 2 और यहाँ से देखिए प्लस का 2 और माइनस का 2 तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 6। तो देखो यहाँ पे भी 18 माइनस 18 हो गया, तो 18 माइनस 18/49 और ये भी 0 के बराबर हो गया, तो ये भी चीज़ सिद्ध हो गई। अब हमें तीसरी चीज़ भी सिद्ध करनी है इसी प्रकार। कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वो भी 0 के बराबर आ जाए तो अपन कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर भी एक दूसरे के क्या है लंबवत है। तो इसके लिए सी वेक्टर का मान रखते हैं, इसलिए सी वेक्टर का मान यहाँ से रख देते हैं, तो ये रखा हमने 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 1/7 ए वेक्टर का मान रख देते हैं यहाँ से 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो यहाँ रख देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ए डॉट बी कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, और डॉट प्रोडक्ट के लिए हम जानते हैं i डॉट i1 j डॉट j1 और k डॉट k1, और बाकी i डॉट k i डॉट j वो 0 के बराबर होता है, उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 1 इंटू 7 1/7 1/7 ये हो जाएगा 1/49। यहाँ पे देखो 6 इंटू 2 तो 12, 2 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 6 तो ये माइनस का 18, तो यहाँ पे भी 1/49 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने देखा इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो भी 0 के बराबर प्राप्त हुआ, ऐसे ही बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर वो भी 0 के बराबर प्राप्त किया हमने, और ऐसे ही सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वो भी हमने 0 के बराबर प्राप्त किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, लंबवत है, परस्पर लंबवत है। तो ये बात भी हमारी सिद्ध हो गई। तो ऐसे इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीज सिद्ध कर ली कि मात्रक सदिश है, अर्थात वेक्टर ए का परिमाण देखा, एक आया, वेक्टर बी का परिमाण देखा, एक आया, वेक्टर सी का परिमाण देखा, एक आया। और दूसरी बात बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये तीनों आपस में एक दूसरे के परस्पर है, इसलिए हमने ए डॉट बी निकाला वो 0 आया, बी डॉट सी निकाला वो 0 आया, ऐसे ही सी डॉट ए निकाला वो 0 आया। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6।
यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान 8 दिया हुआ है और ए वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर का परिमाण ये भी हमें दिया हुआ है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण हमें ज्ञात करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, अर्थात हमें दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8, ये हमें दिया हुआ है और दूसरी चीज़ ये भी दे रखी है। तो इन दोनों का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे पहले अपन डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, वो हम जानते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे ही ए का बी से साथ में करते हैं डॉट प्रोडक्ट, प्लस ए वेक्टर, तो ये माइनस का है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, इसलिए माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे बी वेक्टर के साथ में ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बी वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 8। और यहाँ पे देखो बच्चों, क्रम विनिमय गुणधर्म का है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ पे भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लेते हैं, इसलिए या अपन इसको लिखेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको भी ऐसे लिखा, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। ये दोनों सेम हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया। और बच्चों हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, इसको अपन ए वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर के बराबर लिखते हैं, या बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो उसको भी बी वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर के बराबर लिखते हैं। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते हैं, इसलिए ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर 8। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वेक्टर का परिमाण इक्वल टू 8 बी वेक्टर का परिमाण, और दिया है कि ए वेक्टर का परिमाण इक्वल टू 8 बी वेक्टर का परिमाण। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दिया उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों इसको देते हैं समीकरण 1 और इसको देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 2 से ए वेक्टर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा इसका स्क्वायर करके तो 64 बी वेक्टर का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 64 बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, क्योंकि ए वेक्टर का स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे, वो हमने कर दिया, माइनस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब अपन यहाँ से बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 64, यहाँ पे 1 इक्वल टू 8 के बराबर है। इसलिए बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63, ये स्क्वायर है अभी। तो यहाँ से बी वेक्टर निकालना हो या तो वर्गमूल ले लेंगे, इसलिए बी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू वर्गमूल लिया इधर 8/63, वर्गमूल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं 4 × 2 और ऐसे इसको लिख सकते हैं 9 × 7 का वर्गमूल। ये किसके बराबर है? बी वेक्टर का परिमाण। 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा √2। ऐसे ही 9 का हम वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, ये 3 बाहर ले लिया और यहाँ पे बचेगा √7। ये क्या है? बी वेक्टर का परिमाण। तो देखिएगा, इसलिए बी वेक्टर का परिमाण इसको अपन लिख सकते हैं 2/3 √2/7। तो ये तो हमें बी वेक्टर का परिमाण प्राप्त हो गया। ऐसे ही अभी ए वेक्टर का परिमाण भी निकालना है हमें, ए वेक्टर का परिमाण। और बच्चों, ए वेक्टर का परिमाण हमारे पास में दिया हुआ है। ए वेक्टर का परिमाण इक्वल टू 8 × बी वेक्टर का परिमाण, 8 × बी वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए 8 × बी वेक्टर का परिमाण, और ये बी का मान यहाँ से रख देते हैं, ये मान रख देंगे। इसलिए 8 × 2/3
2/7। तो यहाँ से हमें ए वेक्टर का परिमाण भी मिल जाएगा, इसलिए ए वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू 16/3 √2/7 और यही हमारा आंसर है। ए वेक्टर का परिमाण हमने यहाँ से निकाल दिया और बी वेक्टर का परिमाण यहाँ से निकाल दिया। तो बच्चों ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 10.3 के 7 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।